हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन। आई एम धीरज कुमार सिन्हा। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जाना था, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को जानने से पहले आपको इसके मीनिंग के बारे में जानना होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इट मीन्स वायुमंडल की संरचना कहते किसको हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि आपका जो वायुमंडल है वो कितने लेयर में डिवाइड है, ये इसका मीनिंग निकल कर आता है। तो उसके लिए हमने एक फिगर ड्रॉ कर रखा है, ये आपका फिगर है। इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इसको हम लोगों को समझना कैसे है। तो आप देख सकते हैं कि आपका अर्थ है, यहाँ पे आपको अर्थ लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो अर्थ के जो साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। साउथ पोल को हम लोग उस साइड रख रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हैं कि इस अर्थ को हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। ये साउथ पोल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये साउथ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, यहाँ पे आपको ये इक्वेटर दिख रहा है जो कि 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे 23.5 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री दिख रहा होगा, क्लियर है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, है ना, अर्थ के जो सरफेस है वहां से जैसे जैसे ऊपर की ओर उठ रहे हैं तो ये लेयर बाय लेयर डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है। तो इसी को आपको समझना है और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर अर्थ का स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल की जो संरचना है इस टाइप से डिवाइड किया गया है, क्लियर है। तो ये फिगर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो वाला जो पोर्शन है आपका साउथ पोल होगा और ये वाला आपका नॉर्थ पोल होगा और सेंटर में जो है आपका इक्वेटर है। और ये जो कर्व शेप का आपका दिख रहा है, जितने भी आपका लेयर है वो कर्व शाइप का दिख रहा है, ये आपका कर्व शेप है, क्लियर है। तो आप देख लीजिए कि ये जो आपका वायुमंडल की जो संरचना है ना, उसको विशेषता, इसकी विशेषता के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तापीय विशेषता के आधार पर, एक रासायनिक विशेषता के आधार पर, क्लियर है। तो रासायनिक विशेषता के आधार पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सबमंडल जिसको होमोस्फेयर कहते हैं, दूसरा विषम मंडल जिसको हेट्रोस्फेयर कहते हैं, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो आपका अर्थ सरफेस है जिसको सी लेवल कहते हैं, ये आपका है सबमंडल। यहाँ से यहाँ तक का सबमंडल हो गया और यहाँ से यहाँ तक का विषम मंडल हो गया, क्लियर है। तो सबमंडल में देखा जाए तो मेनली ये 0 किलोमीटर से 80 to 90 किलोमीटर की जो हाइट होते हैं, 0 किलोमीटर से 80 to 90 किलोमीटर की जो हाइट होती है उसको हम लोग सबमंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो गैस है, गैस का जो रेशियो होता है वो एक समान रहता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है इसका जो रेशियो होगा, इसमें के गैस का जो रेशियो वो आपका एक समान होगा। उसके बाद 80 to 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की जो रेंज होती है उसको विषम मंडल में रखा गया है, जिसको कि हेट्रोस्फीयर कहते हैं। उसमें क्या होता है कि गैस की जो रेशियो होता है वो परिवर्तनशील होता है, मीन्स वो परिवर्तन होता रहता है, क्लियर है। उसके बाद बात करें तापीय विशेषता के आधार पर, इसे मेनली 5 पार्टों में पढ़ा जाता है, लेकिन हमने इसे 6 भाग में डिवाइड किया है, क्लियर है। फर्स्ट आपका है ये क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ये आपका हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका समताप मंडल, तीसरा आपका मध्य मंडल, चौथा ताप मंडल या आयन मंडल, पांचवा आपका बही मंडल जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, ये आपका हो गया। और छठा हमने इंक्लूड किया है चुंबकीय मंडल जिसको मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं, ये आपका जो लेयर है मैग्नेटोस्फीयर है। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इसको किलोमीटर के हिसाब से कैसे डिवाइड किया गया है। तो सी लेवल मीन्स 0 किलोमीटर से लगभग 12 किलोमीटर के जो हाइट पे जो लेयर मिलता है उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। और 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के जो बीच में जो लेयर मिलता है उसको समताप मंडल कहते हैं। और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है जो अल्ट्रावायलेट किरण को वो परावर्तित कर देता है, ठीक है।
50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में जो लेयर है उसको हम लोग मध्यमंडल कहते हैं। 80 किलोमीटर से 500 किलोमीटर, कहीं कहीं बुक में दिया जाता है 640 किलोमीटर, तो ये दोनों आप डेटा याद रखिएगा, उसको हम लोग तापमंडल या आयन मंडल कहते हैं। इससे ऊपर लगभग 2000 किलोमीटर तक आप जाइएगा तो इस लेयर को हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं। उसके ऊपर वाला जो भी लेयर होता है वो आपका चुंबकीय मंडल में काउंट होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्षोभ सीमा, समताप सीमा और मध्य सीमा लिखा हुआ है, जिसको कि ट्रोपोपॉज, स्टेट्रोपॉज और मेसोपॉज का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो अलग करने वाला जो लेयर होता है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं, जहाँ के की जो टेम्परेचर होता है वो -60 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -65 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ये फिक्स होता है। थोड़ा सा 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद समताप सीमा के बारे में देखें तो आप बोल सकते हैं कि समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाली सीमा को समताप मंडल कहते हैं या समताप सीमा कहते हैं। उसके बाद मध्य सीमा की बात करें तो मध्य मंडल और आयन मंडल को अलग करने वाली सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे देख रहा होगा टेम्परेचर मेंशन किया गया है, -65 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, इसका -80 डिग्री सेल्सियस टू -100 डिग्री सेल्सियस। फिगर को समझने के बाद हम लोग 1 बाय 1 करके सारे लेयर को डिस्कस करेंगे, है ना, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्षोभ मंडल किसको कहते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, विशेषता क्या होती है। 1 बाय 1 करके इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा क्षोभ मंडल है ना, जिसको ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपका अर्थ का ये आपका अर्थ सरफेस है, यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर उठिएगा, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाइएगा तो इसमें गैस, धूलकण और जलवाष्प, 3 चीज़ों में आपकी कमी होती जाती है। मीन्स कि जैसे जैसे इसकी सरफेस से आपकी हाइट बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, जलवाष्प भी कम होते जाएंगे और धूलकण भी कम होते जाएंगे। और जितने भी वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, जैसे क्लाउड बनना, जेट का चलना, चक्रवात का वापस होना, चक्रवात को प्रति चक्रवात में कन्वर्ट होना, तो जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे क्षोभ मंडल में ही होते हैं, है ना। और यहाँ की जो औसत ऊंचाई होती है, किसकी? क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक की फैला होता है ना, हाइट तक होता है। लेकिन इसकी जो एवरेज हाइट की बात करें तो आपकी 12 किलोमीटर होती है। ठीक है, 12 किलोमीटर इसका हाइट होता है। लेकिन आप इक्वेटर के सामने जब जाइएगा, इक्वेटर ये दिख रहा है, यहाँ के सामने मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो होता है और इक्वेटर वाला जो होता है पॉइंट, वो समथिंग 80 किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है, 18 किलोमीटर तक ये फैला होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में सनलाइट वर्टिकल 12 महीने होते हैं, जिसके कारण यहाँ के जो वायुमंडल है, वायु है, अधिक गर्म होकर के वो कन्वेक्शनल करंट के थ्रू बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं। इसीलिए जो क्षोभ मंडल है वो इक्वेटर के आसपास ये 18 किलोमीटर तक फैला होता है, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल में टेम्परेचर कम होने के कारण, धूलकण कम होने के कारण, गैस कम होने के कारण ये गर्म कम होता है और वो 8 किलोमीटर तक ही फैला होता है। मीन्स ध्रुव पे ये, पोल पे ये कम फैला होता है, और जो इक्वेटर के सामने होते हैं वो समथिंग 18 किलोमीटर के आसपास फैला होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है इसमें टेम्परेचर कम होते जाते हैं। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर उठते जाइएगा, ऊपर की ओर जाइएगा, तो टेम्परेचर में कमी आती जाती है। और वो जो रेट होता है टेम्परेचर कम होने का, वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से कम होता है।
उसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अर्थ पे हैं अभी, जैसे ही आप 1 किलोमीटर यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर चले आइएगा तो आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो पहाड़ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है तो वहाँ पे आपको नीचे से कम टेम्परेचर महसूस होगा, वहाँ पे एयर प्रेशर कम महसूस होगा, ठीक है। तो उसी को टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। जिसके कारण देखिए क्षोभ सीमा, जो कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से -65 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लगभग 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। एवरेज देखा जाए तो 12 किलोमीटर है। अगर 12 से अगर नॉर्मल टेम्परेचर अगर अर्थ की माना जाए तो आप देखते होंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस एवरेज मतलब माना जाता है नॉर्मल टेम्परेचर अर्थ सरफेस का। तो 37 डिग्री हो गया। अब अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका ये -60 डिग्री से -65 डिग्री तक का टेम्परेचर कैलकुलेट होकर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद आपका नेक्स्ट जो लेयर होता है उसको समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है। और इसी लेयर में आपका ओजोन परत देखने को मिलता है, ओजोन परत, जिसका फैलाव जो होता है 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। मीन्स जो आप क्षोभ सीमा या क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में जैसे ही आप 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाइएगा तो वहां पे आपको ओजोन परत देखने को मिलेगा, जो सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रे आता है उसको यहाँ पे ये रोकता है ना, अर्थ पे पहुंचने से रोकता है। अब यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रे है वो उसको रोकने के कारण अगेन क्षोभ सीमा से समताप सीमा के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। किसके कारण? अल्ट्रावायलेट रे के कारण, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ तक आपका -65 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि -65 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। इट मीन्स कि जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर की ओर जाइएगा तो अगेन टेम्परेचर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अल्ट्रावायलेट जो रे होता है जो ओजोन लेयर के पास आता है तो वो अवशोषित करने लगता है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे जो हवा है, वायु जो होता है, जैसे यहाँ पे अर्थ सरफेस पे क्षोभ मंडल में क्या होता था कि हवा गर्म होकर नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा है, लेकिन जैसे ही आप 12 किलोमीटर से ऊपर जाइएगा, मीन्स क्षोभ मंडल से ऊपर जाइएगा, समताप मंडल में जाइएगा, तो समताप मंडल का जो निचला लेयर होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे फिगर, क्लाउड 1-2 बने हुए हैं, एरोप्लेन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्टिकल न होकर के हॉरिजेंटल हवा बहने लगती है, मीन्स हॉरिजेंटली विंड का फ्लो होने लगता है, जिस कारण यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाने का सबसे अच्छा दशा बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेन भी तो आपका हॉरिजेंटल ही उड़ता है ना। तो प्लेन जो आपका जितना भी होता है तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका क्षोभ सीमा है उसी के आसपास उड़ती है ना। कहाँ से? अर्थ सरफेस से लगभग 12 से 15 किलोमीटर के हाइट पे आप जाइएगा तो समताप मंडल में इन कर जाते हैं, वहां पे एरोप्लेन चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका आता है समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल, ठीक है। तो मध्य मंडल और समताप मंडल को जो अलग करने वाली जो सीमा होती है उसको समताप सीमा कहते हैं। किसको? मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाला जो लेयर होता है उसको समताप सीमा कहते हैं, जहाँ के कि टेम्परेचर आपने देख लिया कि इंक्रीज होता है और उसकी रेंज क्या होती है? -65 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। इसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट को, मीन्स आप बोल सकते हैं कि समताप सीमा से ऊपर वाले लेयर को मध्य मंडल कहते हैं, मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल की बात करें तो यहाँ पे जो ज्यादा कुछ नहीं होता है, जो भी आपका वायुमंडलीय दशाएं होती हैं वो मैक्सिमम क्षोभ मंडल में होता है, उसके बाद समताप मंडल में होता है जहाँ पे कि आपको ओजोन परत देखने को मिलता है, उसके बाद मध्य मंडल में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे टेम्परेचर अगेन डिक्रीज करने लगता है, कम होने लगता है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका अगेन कम होने लगता है। जैसे देखिए कि यहाँ पे -85 डिग्री से -0 डिग्री सेल्सियस -100 डिग्री सेल्सियस हो गया, मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर अगेन
कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन की अनुपस्थिति हो जाती है। ओजोन तो यहाँ पे है नहीं जो कि अवशोषित करेगा अल्ट्रावायलेट रे को, वो ना हो करके ना होने के कारण यहाँ पे अगेन टेम्परेचर कम होने लगता है और यहाँ पे पार्थिव विकिरण का जो प्रोसेस होता है वो भी नहीं होता है। पार्थिव विकिरण क्या होता है वो आप नेक्स्ट वीडियो जब इंसुलेशन पढ़िएगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि इंसुलेशन कैसे अर्थ पे पहुंचता है और अर्थ कैसे हीट होता है। ठीक है, तो मध्यमंडल में कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर अगेन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन की अनुपस्थिति नहीं है और पार्थिव विकिरण न होना, ये दो कारण होते हैं। ठीक है, मध्यमंडल में टेम्परेचर का इंक्रीज होना, जिसका रेंज देखा जाए तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, मध्यमंडल के बाद आपका तापमंडल आता है। ठीक है, तापमंडल जहाँ पे कि आयन की उपस्थिति बहुत ज़्यादा होती है, आयन की यहाँ पे उपस्थिति ज़्यादा होती है, इसलिए इसे आयन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, आयन मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयंस की जो मात्रा होती है अधिक होती है, जिस कारण इसे आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, अब तापमंडल या आयन मंडल का जो फैलाव होता है वो 80 किलोमीटर से 500 या 640 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, आयन मंडल या तापमंडल का जो फैलाव होता है वो 80 किलोमीटर से 500 या 40 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, और यहाँ पे आयन की उपस्थिति के कारण ही यहाँ का जो टेम्परेचर है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो आयन मंडल है, कहाँ से, मध्य सीमा से जैसे ही ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे आपका आयन मंडल या तापमंडल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आयन की उपस्थिति होने के कारण ही यहाँ से टेम्परेचर अगेन इंक्रीज होने लगता है। और यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइएगा इट मीन्स आप सौर मंडल में पहुंचने लगिएगा तो आपका यहाँ से टेम्परेचर अगेन इंक्रीज होता रहता है और कहीं भी डिक्रीज नहीं होता है। और जो भी टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ये 3 लेयर में भी होता है। कहीं यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, अगेन इंक्रीज हुआ, अगेन डिक्रीज हुआ, अगेन यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो गया और ये इंक्रीज ही होता जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या होती है, आयन मंडल का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि जो भी आप अर्थ पे टेलीविजन या रेडियो देखते हैं तो उसकी जो तरंग वेव होती है वो आयन मंडल से ही परावर्तित होकर आप तक पहुंचती है। जैसे आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी में साउंड कहाँ से आ रहा है, पिक्चर कैसे दिख रहा है, तो आपको आयन मंडल में ही इसकी जो रेडियो तरंगे होती हैं, सैटेलाइट टाइप का लगा होता है, वहीं से जैसे यहाँ से अर्थ से गया और यहाँ से कन्वर्ट होकर के अगेन यहाँ तक आपको पहुँचाती है। तो पृथ्वी की जो रेडियो तरंगे होती है यहीं से परावर्तित होती है, जिस कारण जिसका प्रयोग जो आपका सूचना और संचार में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये आयन मंडल में ही अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस का जो केस होता है, घटना होती है, यहीं पे घटती है, जो कि साउथ पोल साइड आप देखिएगा अरोरा ऑस्ट्रालिस की होती है और अरोरा बोरियालिस की जो घटना होती है वो नॉर्थ पोल की ओर देखने को मिलती है। ठीक है, तापमंडल और आयन मंडल के जस्ट ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं, बहिर्मंडल इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसका जो फैलाव होता है वो 640 किलोमीटर से लगभग 2000 किलोमीटर तक का होता है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो लेयर होता है उसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ का जो जानकारी है इसका एक्सोस्फीयर का वो बहुत कम देखने को मिलता है, वो परफेक्ट जानकारी कहीं नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे टेम्परेचर में तीव्र गति से वृद्धि होती है। देखिए जैसे देखिए यहाँ से जैसे ही आप ऊपर जा रहे हैं तो तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है ना, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि 1700 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है टेम्परेचर यहाँ का। अब ऐसा नहीं है कि अब आप बोल दीजिएगा कि 5000 डिग्री सेल्सियस जो है तो यहाँ पे है तो सैटेलाइट वगैरह जो ऊपर लगते हैं जैसे आयन मंडल में ही है, रेडियो संचार के लिए जो लगे होते हैं सिस्टम, तो पिघल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो टेम्परेचर होता है वो मतलब महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से वायुमंडल का अलग लेयर हो जाता है जहाँ की टेम्परेचर तो होता है बट वो महसूस नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि तीव्र गति से टेम्परेचर
इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आयनीकृत पदार्थ होते हैं। ये जो आयनकृत जो पदार्थ होते हैं यहाँ पे बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फॉर्म में होते हैं, जिस कारण यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज रहता है। ठीक है। उसके एक्जियोस्फीयर के बाद आपका मैग्नेटोस्फीयर होता है, जिसको चुंबकीय मंडल करते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म चलते हैं, मीन्स आंधियां चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आयनीकृत जो पदार्थ होते हैं ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में जाता है। जैसे देखिए आयनीकृत पदार्थ भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, जिस कारण की यहाँ का भी टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि चुंबकीय मंडल में, जैसे देखिए कि चुंबकीय मंडल का जो फैलाव होता है 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक का होता है। ठीक है। ठीक है। 36,000 मीन्स 36,000 किलोमीटर तक का चुंबकीय मंडल है, जहां पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो प्रभाव होता है यहां से ऊपर जाने में कम होने लगता है, होता है लेकिन कम होने लगता है। ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश जो होती है बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म आंधियां चलती है। ठीक है। जिस कारण यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत इंक्रीज होता है। ठीक है। उसके बाद जो लेयर होता है 36,000 किलोमीटर से लगभग 60,000 किलोमीटर तक का, आप देखिएगा तो वो आपका ऑर्बिट कहलाता है, स्पेस कहलाना शुरू हो जाता है। कब? जब आप 36,000 किलोमीटर से जब ऊपर निकल जाइएगा तो उसको हम लोग ऑर्बिट के काउंट कर लेते हैं, जिसमें कि इनसेट वगैरह जो सैटेलाइट्स होते हैं यही ऑर्बिट में ही लॉन्च किया जाता है, जहां से कि आप सैटेलाइट्स वगैरह इनसेट के बारे में आप पढ़िएगा, साइंस एंड टेक में पढ़ना होता है, तो उसके बारे में वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि जैसे ही 36,000 किलोमीटर से ऊपर जाइएगा तो वहां से ऑर्बिट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे कि सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।